Hi students, today we are going to do this assumption part. Assumption is a very important regarding to your examination. ठीक है, so assumption is a very important regarding to CLAT exam. CLAT में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के. दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट है. आज मैं आपको इसके सारे मेथड बता दूंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में. मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसकी अजम्पशन की. तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको मैं आज क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको अजम्पशन करने में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, तो इसको मैं एक वाइट पेज लेता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अजम्पशन क्या होता है. अजम्पशन जो है ये हिंदी में बोलें तो पूर्व धारणा होती है. पूर्व धारणा हिंदी में बोलें तो हम पूर्व धारणा इसको बोल सकते हैं. पूर्व धारणा पूर्व धारणा मतलब कि हमें हिडन फैक्ट निकालना होता है. वी हैव टू फाइंड आउट द हिडन फैक्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. मतलब कि कुछ स्टेटमेंट में जो कहा गया है उससे पहले उसमें कुछ छुपा होता है जिसे हमें बताना होता है. ठीक है, हिडन स्टेटमेंट होती है. जैसे कि मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना. मुझे खाना नहीं खाना. खाना नहीं खाना. नहीं खाना. ठीक है, अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो हम इसमें से हम देखेंगे कि इसमें हमारे को क्या अज्यूम करना है. मुझे खाना नहीं खाना, इट डज नॉट मीन कि आपको भूख ही लगी है. आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है. ठीक है, या आपने पहले से ही खा रखा है. ठीक है, तो ये नहीं है कि मुझे भूख है. ठीक है ना, मुझे खाना नहीं खाना. ठीक है, तो इससे ये हमें समझ आ जाता है कि हिडन फैक्ट में हिडन रहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे भूख ही लगी हो, या मुझे किसी ने कहा कि मुझे खाना खाना है, आप खाना खा लीजिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप खाना खा लीजिए और मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना. तो इसका मतलब है हिडन फैक्ट ये भी हो सकता है कि मुझे बुखार है तभी मुझे खाना नहीं खाना. तो कई चीज़ें छिपी होती हैं. हिडन फैक्ट होता है किसी चीज़ के अंदर अजम्पशन. इसको हम अज्यूम भी बोल सकते हैं. टू अज्यूम समथिंग. अज्यूम. ठीक है, अज्यूम. जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी उसको हमें 100% ले लेना है. 100% लेके अज्यूम कर लेना है कि ये बात सही है. ये हमें अज्यूम कर लेना है कि जो बात इन्होंने कही है उसकी बिल्कुल सही है. उसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो हिडन फैक्ट हमें ढूंढना है. ठीक है, गिवन का. और इसको हम टू सपोज भी कर सकते हैं. टू सपोज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं. इसमें अगर देखो आपको कई बार स्टेटमेंट में वर्ड आ जाता है ओनली, बेस्ट, डेफिनेटली. इस तरह के जब भी वर्ड आए, या ऑल आ जाए या एवरी आ जाए, तो यहाँ पर अजम्पशन ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है. हम अज्यूम नहीं कर सकते. ऑल या एवरी या ओनली या बेस्ट में हम सारे अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि ये सही होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये देखना होता है और समझना होता है. पूर्व धारणाओं को हमें देखना है कि किस तरह से हमें पकड़ना है. तो इसमें हमें सपोज करना है. और जब भी ओनली, बेस्ट, डेफिनेटली, ऑल, एवरी इस टाइप के शब्द आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अजम्पशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे हम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अजम्पशन क्या होता है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है ZTV द ओनली टीवी विच गिव द व्यूअर्स चांस टू वॉच 2 प्रोग्राम. देखो 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो हमें अजम्पशन, ये एक एडवर्टाइजमेंट है. तो यहाँ पर हमें दिया गया अजम्पशन सेल ऑफ GTV में इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. देखो वाई वी आर गिविंग ए एडवर्टाइजमेंट, वाई
the question arises here, why we are giving advertisement, why we are giving advertisement, so that response, so that the advertiser get response, समझ रहे ना आप, रिस्पॉन्स आए, इसीलिए तो हम एड वो दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजर जो है वो अपनी ऐड दे रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली है कि पहला जो हमारी एजम्पशन होगी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगी। सेकंड देखते हैं, सम पीपल मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट एंड वाई जी टीवी। सम पीपल may be influenced by the advertisement and YGTV. If we are giving an advertisement on the TV, the mostly people are watching the TV. As you know, the mostly people watching the TV. Watching TV. If they are watching the TV, when they are seeing the ad on that, so they are influenced. Influence होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस होंगे, सम पीपल में भी इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट एंड YGTV, तो ये भी बिल्कुल हमारी सही जम्पशन है, दूसरी भी बिल्कुल सही है। अब देखिए कि तीसरी स्टेटमेंट हमें तीसरी जम्पशन दी हुई है, द सेल ऑफ GTV मे बी डाउनवर्ड ट्रेंड, दैट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, द सेल ऑफ GTV मे बी डाउनवर्ड ट्रेंड। तो हियर वी हैव अ वर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड हमें वर्ड दिया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी कंपनी इज गिविंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। तो बट हम कई बार अज्यूम कर लेते हैं कि ये सही होगा, बट ऐसा नहीं है। कंपनी, इफ समबडी इज गिविंग एडवर्टाइजमेंट, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोका कोला, पेप्सी, if they are advertising, so it does not mean कि they are on the downward trend, ठीक है। it may be they would like to say कि they are surviving in the market, they are surviving in the market, maybe they would like to increase their sale, but it not shows downward trend. So this assumption is a wrong, so we are taking only 1 and 2, so answer is 2. ये आंसर आपका होना चाहिए। अगर आपने यही सोचा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है और आपका ये नंबर फाइनल है, पक्का, ठीक है। अगली अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा फिर से, ठीक है। तो हमें जो दी हुई स्टेटमेंट है, द कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस सीरीज ऑफ इंसेंटिव टू एम्प्लॉई हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। तो कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस सीरीज ऑफ इंसेंटिव टू द एम्प्लॉई हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो एम्प्लॉई पंक्चुअल और सिंसियर होंगे, ठीक है, उनको क्या है, रिवार्ड दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ पर अजम्पशन देखते हैं हम, दोज हु आर नॉट पंक्चुअल एट प्रेजेंट may get motivated by the announcement। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो नहीं आ रहे थे वो भी मोटिवेट होंगे क्योंकि इंसेंटिव की बात हुई है, इंसेंटिव की बात होती है तो नो डाउट है कि जो नहीं भी आ रहा है वो भी आना चाहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी में इंक्रीज, ये इकोनॉमिक्स का लॉ है। अगर वर्क ज़्यादा, अगर लेबर ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा है, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी मे बी मोर देन द अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर द इंसेंटिव। इसके बारे में देखो कुछ भी ऊपर नहीं बोला गया है, हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना नहीं किया है। तो वी कांट अज्यूम दिस वन, हम इसको अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि ये कितना लगाया है या कितना नहीं लगाया है। तो ये वाली स्टेटमेंट को हम अजम्पशन नहीं मान सकते, तो ये वाला गलत है। तो पहली, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है, वो जो अजम्पशन है वो ट्रू है, ठीक है।
आपको समझ आ गया? एक बार फिर बता देता हूँ, कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस सीरीज ऑफ इंसेंटिव टू द एम्प्लॉय हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। कंपनी ने कहा है, अनाउंस किया है कि जो एम्प्लॉय पंक्चुअल होंगे और सिंसियर होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, सीरीज ऑफ इंसेंटिव दिया जाएगा। तो जो लोग अभी कंपनी में प्रेजेंटली, ठीक है, अभी टाइम पे नहीं आ रहे थे, वो भी मोटिवेट होंगे और कंपनी में आएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी में इंक्रीज। देखो मे वर्ड यूज किया है इन्होंने, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो दे हैव यूज्ड द वर्ड मे, ठीक है ना। तो कंपनी में मे वर्ड यूज किया है, तो हम कह सकते हैं कि मे वर्ड यूज किया है इन्होंने। तो मे बोला है इन्होंने, ये नहीं कहा कि श्योरली ये इंक्रीज होगा। मे शो करता है कि ये सपोज किया जा सकता है हमारी तरफ से, तो ये ठीक है। तो ये भी सेकंड भी ठीक है। बट तीसरा अगर हम पढ़ते हैं तो प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी मे बी मोर देन अमाउंट बी स्पेंड फॉर द इंसेंटिव प्रोग्राम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी इंसेंटिव ज़्यादा लगाएगी या ज़्यादा मिलेगा, ऐसा हमें पीछे ऊपर वाली स्टेटमेंट में कुछ भी दिया नहीं गया है। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 और 2 आर इम्प्लिसिट बनेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर भी आप दोबारा से देखेंगे, एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंपनी हैज डिसाइड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट टू टेकल द प्रिकॉशियस फाइनेंशियल पोजीशन। तो कंपनी ने देखा है कि कंपनी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से उनको जो है प्रिकॉशियस पोजीशन है। ठीक है, प्रिकॉशियस पोजीशन में जो है वो उन्होंने सोचा है कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए। अब यहाँ पर हमें अजम्पशन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला अजम्पशन हमें दे रखा है, द कंपनी मे बी एबल टू वाइप आउट इंटायर लॉस। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है वर्ड, इंटायर लॉसेज इंकर अर्लियर बाय द दिस डिसीजन। तो देखो यहाँ पर इंटायर वर्ड आ जाता है या ऑल वर्ड आ गया तो वो अजम्पशन नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर ओनली, ऑल, इंटायर वर्ड भी आप इंक्लूड कर लीजिए अपने उस लिस्ट में कि इंटायर लॉस तो नहीं पूरा होगा ना, अगर रेट पूरा भी हम बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा है, बायर में कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट इवन आफ्टर द इंक्रीज। देखो कंपनी सोच रही है कि उसका रेट बढ़ा दिया जाए, तो मोस्टली देखो कंपनी, इसका मतलब है कंपनी वाइबल है, कंपनी अभी वाइबल कंपनी है, तो नो डाउट है कि लोग प्रोडक्ट को परचेज करेंगे अभी भी अगर रेट बढ़ गया है। जैसे देखो पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल कंपनी ने सोचा कि आफ्टर कोरोना जो है नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो कब रेट तभी बढ़ाता है कोई जब उनको लगता है कि लोग अभी खरीद सकेंगे। ठीक है, तो लोग अभी खरीद पाएंगे, तो इसीलिए वो रेट बढ़ाएगी। और बहुत सारी कंपनियों ने आफ्टर कोरोना के बाद, आपको पता ही है, कोरोना के बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बावजूद भी, रेट बढ़ाने के बावजूद भी लोग इसको परचेज करेंगे। ठीक है, अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी अजम्पशन हमें दे रखी है, द कंपनी हैज एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंटिन्यू प्रोडक्शन फॉर दी फ्यू मोर मंथ। देखो इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बोला गया, ये स्टेटमेंट भी अगर हम बोलें तो ये भी हमें नहीं बोला गया है कि कंपनी और कुछ महीने चल सकती है कि नहीं चल सकती है, इसके बारे में हमें कुछ भी ऊपर नहीं बताया गया। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से हम ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि कंपनी 3 महीने चलेगी या नहीं चलेगी, वी कांट डिसाइड। तो ओनली जो हमारा जो आंसर है वो हमारा सेकेंड आंसर आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, आपके नंबर बहुत अच्छे से आएंगे अगर आप इस चीज़ों को समझ लेंगे। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है स्टेटमेंट, तो ध्यान से सुन लीजिए, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। ठीक है, इधर उधर मत अपना दिमाग लगाइए, पहले इधर समझ लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट यूनिलेटरली इंक्रीज ऑक्ट्राई बाय 5% ऑल द कमोडिटी एंटरिंग इनटू द स्टेट विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूनिलेटरली इंक्रीज कर दिया ऑक्ट्राई 5% ऑल दी कमोडिटी।
ठीक है, सभी कॉमोडिटी के ऊपर उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया है, ठीक है, ऑक्ट्रॉय को बढ़ा दिया है, चुंगी जिसे हिंदी में पंजाबी में चुंगी बोलते हैं, ठीक है ना, एंटरिंग इनटू द स्टेट, और अप्रूवल उसको जरूरत नहीं है, विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बोल रही है, ठीक है। तो पहली एजम्पशन है द स्टेट गवर्नमेंट मे बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। अगर देखो स्टेट ने सेंटर से परमिशन नहीं ली है तो इसका मतलब है कि वो इसका मतलब यही हो रहा है कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, तभी तो गवर्नमेंट ने उसने ऑक्ट्रॉय को बढ़ाया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्री टू सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन। देखो सपोर्ट कर रही है तभी उन्होंने इसको बढ़ाया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्री है, यहाँ पर वर्ड है, क्योंकि देखो अगर ऑक्ट्रॉय की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट भी है, अगर हम स्टेट और सब्जेक्ट की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट भी है। हमारे देखो 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन सब्जेक्ट होते हैं और यूनियन सब्जेक्ट है हमारे पास, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो ये स्टेट सब्जेक्ट ही होता है, तो स्टेट को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बी एबल टू अर्न, यहाँ पर देखो वर्ड आ रहा है कंसिडरेबल अमाउंट थ्रू द एडिशनल ऑक्ट्रॉय। देखो कोई भी चीज अगर लगाई जा रही है उससे कुछ ना कुछ कंसिडरेबल अमाउंट तो होनी चाहिए, तभी उसका लगाने का फायदा है। अगर 2-4 रुपए बन रहे हैं फिर तो एक स्टेट को उस चीज के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो कंसिडरेबल अमाउंट आ रही है तो नो डाउट है कि ये तीनों ही सही होने चाहिए, और ये तीनों ही सही हैं। पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें हमारा ऑल आर इम्प्लिसिट आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपको ये समझ आ रहा है बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक, बड़े आराम से सुन लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक डिसाइड टू लीव ऑफिस एट 4 PM टू कैच ए फ्लाइट टू बेंगलोर डिपार्टिंग एट 6 PM। जो 6 बजे वहां से चलने वाली है बेंगलोर से, वो अपने ऑफिस को 4 बजे छोड़ रहा है। कितने बजे? 4 बजे ऑफिस को छोड़ रहा है, 4 PM पे। इसका मतलब है कि 2 घंटे का वो टाइम ले रहा है, 2 आवर का टाइम ले रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अजम्पशन है, जो फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास, ठीक है, द फ्लाइट टू बेंगलोर में बी डिलेड। बट अगर देखो हम कभी भी ये कंडीशन तो नहीं लेके चल सकते ना कि कंडीशन फ्लाइट में बी डिलेड, हम ये वाली कंडीशन लेके अपने आप को तो नहीं चलेंगे, ठीक है ना। फिर तो मुझे 2 घंटे पहले चलने की जरूरत ही नहीं थी अगर मैं इस कंडीशन को ले रहा हूं, तो इस कंडीशन को हम नहीं ले सकते कि वो डिले होगी, ठीक है। हम समझते हैं कि हम टाइम पे चलते हैं। जब भी हम कभी घर से अगर मान लो ट्रेन है, इंडियन ट्रेन का तो हमें सिस्टम पता ही है कि लेट होती हैं, बट फिर भी हम कभी भी घर से क्या है लेट नहीं निकलते, हम टाइम पे ही जाते हैं, टाइम पे ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो पहली एजम्पशन इसलिए ये गलत हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास ही मे बी एबल टू रीच एयरपोर्ट वेल बिफोर 6 PM। तो उसके पास 6 बजे ही मे बी एबल टू रीच एयरपोर्ट वेल बिफोर 6 PM, उसके पास काफ़ी वक्त है, ही मे बी एबल टू, वो योग्य है पहुंचने के लिए, इसीलिए वो 4 बजे चल रहा है, उसको पता है कि वहां पर कितना रश है, तो एबल हो जाएगा। 4 बजे चल रहा है, 2 घंटे का वो इनफ टाइम लेके चल रहा है, तो ये अजम्पशन बिल्कुल सही बैठेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो हमारी तीसरी अजम्पशन को देखते हैं, तो ही मे गेट एडिक्वेट टाइम टू रीच फॉर द व्हीकल टू गो टू द एयरपोर्ट। तो ये अगर हमने सेकंड सही कर दिया है तो ये भी सही कर दिया है कि वो उसको प्रॉपर व्हीकल मिल जाएगा, ठीक है, उसको व्हीकल मिल जाएगा। ही मे गेट एडिक्वेट टाइम टू रीच फॉर ए व्हीकल टू गो टू द एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे जो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारे अजम्पशन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दोनों अजम्पशन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करेंगे कि कोई चीज लेट होगी। अगर लेट होगी तो हम कितने बजे निकलेंगे, वो एक्चुअल में 4 बजे निकल रहा है, 6 बजे उसको पकड़ डिपार्टिंग है, तो उसको पता है कि इनफ टाइम है मेरे पास, 2 घंटे में मैं वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी मस्ट prepared face any eventuality and all the assignment must be completed as per their schedule. Director tell the faculty member. ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर हम अपने आप को तैयार कर लें, कोई भी इवेंचुअलिटी आए, तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर्स को कहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। कोई भी अगर दिक्कत आए तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअलिटी। अगर देखो बात की जा रही है, ऊपर इवेंचुअलिटी की बात हो रही है, हम इसको 100% अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सही है, तो अजम्पशन ये है कि मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब इवेंचुअलिटी हो सकती है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअलिटी। ठीक है जी। डेट आर फिक्स फॉर ऑल असाइनमेंट, ये भी हमने बोल दिया है, उन्होंने ये भी सही बोला है क्योंकि शेड्यूल है, देयर शेड्यूल। ठीक है, तो डेट आर फिक्स फॉर ऑल असाइनमेंट। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स आर सपोज्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो ये भी फैकल्टी मेंबर आर सपोज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, क्योंकि शेड्यूल टाइम किया हुआ है तो कंप्लीट कर लेंगे। ये तीनों ही सही है यहाँ पर, ऑल आर इम्प्लिसिट। आप लोगों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल। वी मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस एनी इवेंचुअलिटी एंड ऑल द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड एज पर देयर शेड्यूल। डायरेक्टर्स टेल द फैकल्टी मेंबर। ठीक है जी। तो आपको कोई भी अगर कोई परेशानी आने वाली है, इवेंचुअलिटी आने वाली है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और जो भी प्रोग्राम हमने सेटल किया है, शेड्यूल किया है, उसको टाइम पे हमें निभाना है। ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअलिटी, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बट हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज हम कर सकते हैं। डेट आर फिक्स फॉर दी ऑल असाइनमेंट, ये भी हमारे को यहाँ शेड्यूल किया हुआ है तो फिक्स्ड है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। फैकल्टी मेंबर आर सपोज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये भी हमारा शेड्यूल था तो ये कंप्लीट कर लेंगे, तो ये भी सही है। ठीक है ना, सपोज है, सपोज टू कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक है ना, तो हमारा ऑल आर इम्प्लिसिट होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉय फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कहता है कि ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है ना, तो ये 100% अगर हम अजम्पशन को सही मान के चल रहे हैं, 100% अजम्पशन को सही मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है कि ट्रेनिंग इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्टिविटी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ट्रेनिंग जो है वो इंसेंशनल है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, सो ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो इसका मतलब है ट्रेनिंग इंसेंशनल पार्ट है। एम्प्लॉय कांट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ये देखो हमें बोल रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव हमेशा ही, नेगेटिव जो आती हैं स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो एम्प्लॉय कांट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, तो इसको हम राइट अजम्पशन नहीं ले सकेंगे। द नेक्स्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और जो प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, तो ये पहला और तीसरा बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है ना, तो इसलिए हम ई ऑप्शन लेंगे, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बिल्कुल, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है मेरे को कि आपको समझ आ रही होगी सभी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, इन रिसेंटली हेल्ड ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस। हमारे यहाँ पर एक क्या है कि अभी जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बोल रहे हैं द सेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ द सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, सेक्टर इन इंडिया सरप्राइजिंगली अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड ऑल्सो रिसीव ए वेरी गुड मीडिया कवरेज इन दी लीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है जी, लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर इसको बहुत ही आगे से और इसको अट्रैक्टिव दिखाया गया है। सरप्राइजिंग अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एक तो वहाँ पर बहुत सारे आए हैं, क्या आए हैं, पार्टिसिपेंट आए हैं,
और रिसीव्ड ए वेरी गुड मीडिया कवरेज भी उसको मिली है लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर। तो इसके बारे में हमने ये स्टेटमेंट को समझ लिया है। अब अजम्पशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी अजम्पशन है पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच एन इनकरेजिंग रिस्पॉन्स फॉर सर्विस सेक्टर। ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर देखो क्या है कि इनकरेजिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर नेगेटिव है, बट नॉट यहाँ पर नॉट आ रहा है, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली आ रहा है। लोग मोस्टली यहाँ पर आते नहीं थे, बट इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच इनकरेजिंग रिस्पॉन्स। क्लियर है। सर्विस सेक्टर इज नॉट मैनेज प्रॉपरली इन इंडिया। ठीक है, तो गुड कवरेज एरिया। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विस सेक्टर इन इंडिया इन रिसेंटली ऑल इंडिया सेशन ऑफ द मैनेजमेंट सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ पर है कि नहीं, अच्छे से हो सकता। ठीक है, मीडिया इज ऑलवेज, ठीक है, मीडिया इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड द सर्विस सेक्टर। ये तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते, क्योंकि देखो वो है कि वेरी गुड मीडिया कवरेज, ठीक है ना, इस बार दिया गया है, बट पहले से वो कभी भी जो है सर्विस सेक्टर की तरफ इतना वो ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 इम्प्लीसिट हो रहा है, तो 1 इज द राइट अजम्पशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अजम्पशन पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एक स्टेटमेंट दी है ये वाली, तो आपको गाइस समझ आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर है हमारे पास द सिचुएशन ऑफ दिस एरिया स्टिल कंटिन्यू टू बी टेंस आउट ऑफ कंट्रोल, पीपल आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर होम्स ओनली। ठीक है, लोगों को कहा जा रहा है कि जो है सिचुएशन है वो बहुत ही टेंस है और आउट ऑफ कंट्रोल है, तो लोगों को कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, कि आप घर पे ही रहें। ठीक है, देयर हैड बीन सम सीरियस इंसिडेंट। ठीक हो, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सीरियस इंसिडेंट है तभी लोगों को बोला जा रहा है पीपल विल नॉट गो टू द ऑफिस। ये बिल्कुल, पीपल विल नॉट गो टू द ऑफिस, बट ये जरूरी नहीं है कि कई लोगों को जाना पड़ता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लोग नहीं जाएंगे। नॉर्मलसी विल बी रिस्टोर्ड शॉर्टली। तो ये भी हमें नहीं पता है कि कितनी देर में हो पाएगा, कितनी देर में नहीं हो पाएगा। जैसे कोरोना का था कि हमें लग रहा था 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, बट अब 1.5 साल होने जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें शॉर्ट पीरियड नहीं ले सकते, कोई भी नॉर्मलसी में हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से हो जाएगा। तो ओनली 1 जो है हमारा इम्प्लिसिट हो रहा है यहाँ पर, तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट ले लेते हैं हम। अगली हम लेंगे स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज ले डाउन गाइडलाइन in respect of minimum qualification for a person to be employed as a teacher in university or in recognized institution. State Council for Teacher Education has laid down guidelines in respect of minimum qualification for person to employed as a teacher in university or in recognized institution. ठीक है ना, एक काउंसिल है हमारी स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी स्कूल के यूनिवर्सिटी के टीचर हैं या इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उनका मिनिमम क्या एजुकेशन होने चाहिए, इसके बारे में हमें बोला गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। द अथॉरिटी विल नाउ अपॉइंट ओनली क्वालिफाइड टीचर्स। ठीक है, द अथॉरिटी विल नाउ अपॉइंट ओनली क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द ओनली क्वालिफाइड पीपल विल ओनली क्वालिफाइड पीपल अप्लाई फॉर द टीचिंग पोस्ट। देखो, पढ़ने के बाद भी लोग क्या हैं कि अप्लाइड लोग नहीं भरते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, कई लोग और भी अपने एप्लीकेशन दे देते हैं, तो वी कांट अज्यूम दिस वन। SCCTE डिसाइड टू ऑल नॉर्म ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग फैकल्टी। तो ये भी हमें उन्होंने जो है टीचिंग फैकल्टी के लिए सारे नॉर्म्स, हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स बताए हैं, नॉर्म्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग फैकल्टी। तो ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट वन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर दोनों ही हैं, तो इसको हम 1 और 3 कर लेते हैं, और डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये वाला हम बोथ 1 और 2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए गाइज इतने आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 7-8 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट जो है हम स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें
जो है क्लैट एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत ना आए, या अदर एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हैं किसी के लिए भी, तो आपको दिक्कत ना आए। थैंक यू।